हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनल बेस है। मतलब जब एक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस के आधार पर क्लासिफाई होती है या उसका डिवीजन किया जाता है, कैटेगराइजेशन किया जाता है, वो किस तरीके से होता है और वो वर्क कैसे करती है, उसके मेरिट्स क्या हैं, उसके डिमेरिट्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही क्या होता है? स्पेशलाइजेशन। मतलब फंक्शन के आधार पे एक ऑर्गेनाइजेशन को हमने उसकी कैटेगरी किया है ना। मतलब उसको एक तरह से आप उसकी हायरार्की कह लीजिए या उसका वर्टिकल स्प्लिट कह लीजिए, है ना। हमने उसको जो बनाया है या हॉरिजॉन्टल स्प्लिट कह लीजिए, वो किस तरह से किया है हमने? वो हमने स्पेशलाइजेशन के आधार पे किया है, सबसे पहली बात। फिर देखिए, इसमें क्या है? एक्सपर्ट स्टाफ पर्सनल। मतलब जैसे कि IAS, ये क्या है? ये लाइन एजेंसी है, लेकिन वो एक जनरलिस्ट है, राइट। अब स्पेशलिस्ट कौन हो गया? स्पेशलिस्ट हो गया IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, राइट। तो जो एक्सपर्ट, जो अधिकारी होता है, वो इंस्ट्रक्शंस को पास करता है, मतलब वो डायरेक्शन देता है लाइन पर्सनल को, करेक्ट। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कोविड के अंदर DM ने तो सारा का सारा देखा, लेकिन डॉक्टर्स थे जो ये बता रहे थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सिंपल, ठीक है ना। विदाउट टेकिंग, ब्रैकेट में मैंने लिखा है, विदाउट टेकिंग द रूट ऑफ फॉर्मल कमांड चेन। कमांड चेन का मतलब है जो हायरार्की चलती है कि ऊपर से सेक्रेटरी साहब, फिर वो अपने नीचे वाले को ऑर्डर देंगे, फिर वो नीचे वाले को ऑर्डर देंगे। तो जब एक्सपर्ट्स की बारी आती है, जब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, तो होता क्या है कि ये जो हायरार्की है ये कट जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्शन है, इंस्ट्रक्शन है, वो आ कहाँ से रहा है? वो स्पेशलिस्ट जो है एजेंसी, वो वहां से आ रहा है ना। जैसे कि अभी कोविड का जैसे सबसे बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है। कोविड के समय पे सब डिपार्टमेंट्स अपना अपना जॉब कर रहे थे, राइट। लेकिन जो भी कोविड के समय पे सिचुएशन थी, उसको हैंडल कैसे करना है, क्या मतलब प्रिकॉशंस हैं, वैक्सीन और ये सब, ये कहाँ से आ रहा था? ये हेल्थ डिपार्टमेंट से इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा? एक ऑर्गेनाइजेशन में ड्यूअल कंट्रोल हो गया। हम लोग भी ड्यूअल कंट्रोल को फॉलो कर रहे थे। हम एक तो सरकार के कि भाई जो है लॉकडाउन लगा हुआ है, हमें बाहर नहीं जाना है, ये तो हो गया एक फॉर्मल जो कंट्रोल है या फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस है। और एक साथ में स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थे कि गर्म पानी पीजिए, है ना, अदरक की चाय पीजिए, और साथ में वैक्सीनेशन करवाइए, मास्क लगाइए। ये सारे क्या थे? ये स्पेशल ऑर्डर्स थे। तो हम लोगों ने ड्यूअल कंट्रोल को फॉलो किया, लाइन एजेंसी भी और स्टाफ एजेंसी। स्टाफ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, समझ में आया? ठीक है। अब देखिए, अब इसमें ये जो है ये ड्यूअल कंट्रोल कह लीजिए, मतलब एक कमांड से ज्यादा। अगर यूनिटी ऑफ कमांड की बात आती है तो ल्यूथर गुलिक साहब, है ना, फेयोल, है ना, फेयोल, फेयोल बोलते हैं, ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक तरह से एक से ज्यादा कमांड। तो फंक्शनल ये जो स्पेशलाइजेशन है या फिर इस तरीके से एक से ज्यादा कमांड पे जो फोकस सबसे ज्यादा किया है, वो किसने किया? वो किया FW टेलर ने, जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। नाउ ये हो क्यों रहा है या होना क्यों चाहिए? एक इसका रीजन ये है कि डेवलप्ड ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशंस। जब काम थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तो स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ती ही है ना। आप सिंपल एक डॉक्टर के पास चले जाइए, तो आप वहां पे जाके अपनी दवाई लेके आ जाइए, हाँ भाई ये दर्द है, वो दर्द है, या ये फीवर हो गया। लेकिन अगर आंख की कोई बात है तो आपको उस एक एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जो पर्टिकुलरली उसी में डील करता होगा, राइट। दूसरा, ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये एड करता है लाइन पर्सनल को। DM को एड किया डॉक्टर्स ने, राइट। जैसे कि जो लाइन एजेंसी है, हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे कि प्रधानमंत्री साहब, लेकिन उनको हर एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो एडवाइजरी देते हैं वो उस डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट होते हैं, सही है। तो जो PM हो गए वो हो गए लाइन एजेंसी, और वो हो गए स्टाफ पर्सनल जो कि स्पेशलिस्ट हैं उस फील्ड के, जो उनको ऑर्डर्स दे रहे हैं, करेक्ट। तो जो डिपार्टमेंट होता है वो फंक्शन के बेसिस पे मार्केटिंग हो गया, है ना, या फिर उसके बाद उसके साथ में HR के अलग काम है, और प्रोडक्शन का अलग है, उसके बाद मैनेजमेंट अलग है ना। सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके बेसिस पे जो मैंने डायग्राम बनाया है, तो फंक्शन F1 F2 F3 F4 F5, अकाउंटिंग अलग है, ऑडिटिंग अलग है। ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, ये इस तरीके से पूरे डिपार्टमेंट में काम अलग अलग कैटेगराइज कर दिए जाते हैं। जैसे कि हम अकाउंटिंग की अगर बात करें, ऑडिटिंग की बात करें, तो कैग,
सारे के सारे, अब ये क्या क्या, ये स्पेशलिस्ट एजेंसी है ना। अब देखिए हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, उसके साथ में जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री है, और बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। ये अपना अपना काम अलग तरीके से करेंगे, लेकिन जब कैग की बारी आएगी, इनके यहाँ पे अकाउंटिंग के ऑफिसर्स होंगे, अकाउंट ऑफिसर्स होंगे जो कि अकाउंटिंग को देखते होंगे, राइट, और साथ में ऑडिटिंग भी देखते होंगे। लेकिन वे सारे के सारे जो ऑडिटिंग जो ऑफिसर्स हैं वो उस डिफेंस मिनिस्ट्री की भी ऑडिटिंग, एजुकेशन मिनिस्ट्री की अपनी अलग से ऑडिटिंग भी देख रहे हैं, लेकिन साथ में वो किसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, वो उस डिपार्टमेंट के हेड के इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करते हैं, और साथ में किसके साथ में कैग के इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करते हैं, करेक्ट। अब देखिए, एन इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सेवरल फंक्शनल्स हेड, है ना, मतलब वो अलग अलग जो उस फंक्शन से रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट होगा उसके ऑर्डर्स को वो मानता है, वो फॉलो करता है। द फंक्शनल एक्सपर्ट एक्सरसाइजेस फंक्शनल अथॉरिटी ओवर सबऑर्डिनेट्स इन अदर डिपार्टमेंट्स, है ना, मतलब जैसे मैंने कैग का एग्जांपल दिया, कैग एक अलग एजेंसी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन वो सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें सभी के जो ऑडिटिंग का काम है वो कैग करता है। तो वो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो अपने जो हेड हैं उनका तो देखेंगे ही, लेकिन जब अपनी फाइल पूरी मेंटेन करना और किसके इंस्ट्रक्शंस पे मेंटेन करना, कैग के इंस्ट्रक्शन पे, और फिर वो कैग जो मांगेंगे वो सारा का सारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो उसको प्रोवाइड करना, तो ये हो गया ड्यूअल कमांड, राइट। तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं ये ओवरलैप करते हैं किसको, हायरार्की को, इंपॉर्टेंट ये बात है, करेक्ट। अब इसके फीचर्स समझिए, फीचर्स क्या हैं। होल टास्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फंक्शंस, सिंपल बात है, जितना भी काम होता है उसको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है, करेक्ट। ईच फंक्शन इज परफॉर्म बाय स्पेशलिस्ट, हर एक जो फंक्शन है वो एक स्पेशलिस्ट, उससे जो उस काम का माहिर है वो व्यक्ति उस काम को करता है, करेक्ट। फंक्शनल हेड इज इन चार्ज ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ हिज फंक्शन इन द होल ऑर्गेनाइजेशन, उस एक पर्टिकुलर जो फंक्शन है उसका जो हेड है वो उस फंक्शन से रिलेटेड जो भी उस डिपार्टमेंट में काम होगा वो सारा का सारा वो देखेगा, करेक्ट। और जो फंक्शनल हेड जो होता है वो ऑपरेट विद कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस, वो अपने हिसाब से अपने तजुर्बे के अनुसार अपने जो सारा काम है वो करता है, उसको काफ़ी इंडिपेंडेंस भी इस संबंध में मिलती है। एडवांटेजेस देखें तो अगर ये इसके एडवांटेजेस क्या हैं, सबसे पहली बात स्पेशलाइजेशन, एक बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस और एक उस फील्ड का एक्सपर्ट मिलता है तो उससे काम बहुत अच्छा होता है, राइट। दूसरा इंक्रीज इन एफिशिएंसी, जब उसे पता है कि मेरे को काम क्या करना है, जैसे कि रेलवेज के अंदर एक तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑफिसर्स भी जाते हैं, कुछ आईएएस भी जाते हैं, राइट, लेकिन आईएएस भी काम करते हैं, लेकिन जो पूरा का पूरा जो एक स्पेशलाइजेशन का काम होता है वो कौन करता है, वो आईईएस ही करता है, करेक्ट। तो ये क्या है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, इससे कार्य जो दक्षता है वो बहुत अच्छे से होती है। स्कोप फॉर ग्रोथ, जब काम बहुत अच्छे से होगा तो उसमें और ज़्यादा उसमें सक्सेस के चांसेस होते हैं और वो उसका स्कोप बढ़ता है कि वो और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, जब उसको अच्छे से आता है तो वो और उसको अच्छे से कर सकता है उस काम को, है ना। फिर आता है रिलीफ टू टॉप एग्जीक्यूटिव्स, इससे जो टॉप एग्जीक्यूटिव है मतलब जो लाइन एजेंसी है उसको भी रिलीफ मिलता है, मतलब एक तरह से उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ी सी रिड्यूस होती है, क्योंकि उसे पता है कि जो दूसरा व्यक्ति है जो स्पेशलिस्ट है वो उस काम को बहुत अच्छे से संभाल लेगा। इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस, मतलब सस्ता सुंदर और टिकाऊ, क्योंकि उन्हें पता है कि काम और कितने अच्छे से हम उसको कर सकते हैं और कितने मतलब एफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे मटेरियल, मैन और मनी और टाइम, इन सब चीज़ों की बचत होती है। मतलब सस्ता सुंदर और टिकाऊ, सिंपल शब्दों में बोले तो बेटर सुपरविजन, क्योंकि उसको पता है कि काम वो कितने अच्छे से करना है, जैसे अकाउंटिंग का काम है या ऑडिटिंग का काम है, राइट। उसके साथ में डेमोक्रेटिक कंट्रोल, एलिमिनेट वन मैन कंट्रोल, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी को रिपोर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हर एक फंक्शन का अलग इंचार्ज होता है, तो एक व्यक्ति की बातें ना सुनी जाके कई बार अगर एक ही बॉस की बातें सुनी जाएंगी तो वो कई बार ऑटोक्रेटिक एजेंसी की तरफ बढ़ जाती है वो जो एजेंसी होती है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा एक डेमोक्रेसी स्थापित हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे बॉस हैं जिनके डायरेक्शंस को फॉलो करना है जो स्पेशलिस्ट है, और उसी की वजह से जो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। अब अगर इसके डिसएडवांटेजेस देखें तो यही इसके कुछ कुछ थोड़े डिसएडवांटेजेस बन जाएंगे। अगर ज़्यादा एक से ज़्यादा व्यक्ति कमांड करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा, वो बोलेगा कि मेरा ऑर्डर फॉलो करना चाहिए या वो बोलेगा कि मेरा ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। इससे काम में क्या है, स्कोप फॉर ग्रोथ तो होगा लेकिन डिले स्टार्ट हो जाएंगे, कन्फ्यूजन होगा कि एक जो सबॉर्डिनेट है वो उसके ऑर्डर को फॉलो करे या उसके ऑर्डर को फॉलो करे,
ये बात भी हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सनैलिटी भी हो सकता है, ईगो अराइज हो सकता है कि तुमने उसकी बात सुनी, मेरी क्यों नहीं सुनी, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें भी अराइज हो सकती हैं, है ना। इसकी वजह से कई बार क्या होता है, जब कई सारे बॉसेस हैं तो उसमें क्या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की स्थिति हो जाती है। कोऑर्डिनेशन कम होगा तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा सा मतलब उसमें ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं काम में, और फिर वो थोड़ा सा डीले 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 वो वाली चीज़ें आने लगती हैं। फिर डिफिकल्टी इन फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर काम गलत हुआ है, मतलब सपोज कीजिए कि अगर कोई एक टारगेट है वो अचीव करना है और वो नहीं कर पाए, तो किस पे डालोगे, क्योंकि एक बॉस नहीं है ना यहाँ पे। ये चीज़ें हैं। अब इसी वजह से क्या हुआ है कि जो हेड है हमारे यहाँ पे, अगर आप इसको इस तरह से समझें, वो किसको बनाया गया है, जैसे कि जो ज़िले के जनपद में ज़िले के ऊपर जो हेड होता है वो कौन होता है, वो लाइन एजेंसी होती है। लाइन एजेंसी मतलब IAS ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन, राइट। उसको सब चीज़ों का थोड़ा 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 पता है, कैसे हैंडल करना है। उसकी बात ये है, पूरे जनपद को किस तरीके से चलाना है वो उसके हाथ में है, राइट। डॉक्टर नहीं कर सकता इस काम को। डॉक्टर क्या है, वो डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर का काम करेगा। तो कोविड के समय पे हुआ क्या, उसने पूरे के पूरे जनपद को मतलब पुलिस भी, कि भाई पुलिस का ये काम है सारा का सारा, उसके साथ में पूरा प्रशासन को सब्जियां इतने दिन मिलेंगी, ऐसे मिलेंगी, इतने टाइम, सब कुछ फिक्स कर दिया, कहाँ कहाँ पे किसकी तैनाती करनी है वो करना है, और साथ में कोविड का जो डॉक्टर का जो प्रोटोकॉल दिया है वो पूरा का पूरा फॉलो करवाना है, राइट। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ गई, DM की आ गई, डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, करेक्ट। लेकिन अगर ये हो जाए कि सब डॉक्टर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देंगे तो कौन एक डॉक्टर को आप ये करोगे, किस तरीके से उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाएगी। कोई किसी चीज़ का डॉक्टर है, कोई किसी चीज़ का डॉक्टर है, राइट। तो कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे मैंने बताया डिले इन डिसीजन मेकिंग होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन है, जैसे कि कोविड के समय पे हुआ, एक नोवल कंडीशन थी, नहीं पता था कि क्या इसके पहले ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई है, क्या करना है ये नहीं पता था। तो इसमें क्या, वो कंसल्टेशन किया गया, उसके बहुत सारे रिसर्च हुआ, तब जाके वैक्सीन आया। तो उस समय पे क्या था, लॉकडाउन ही एक उपाय था, है ना, जो कि हमने अपनाया। इसकी वजह से वैक्सीन, फिर उस पर काम स्टार्ट हुआ। तो इसमें कई बार क्या होता है, कंसल्टेशन की वजह से, और एक जो सिचुएशन है उसमें कई सारे एक्सपर्ट्स से हमें सलाह लेनी है, उसकी वजह से होता है क्या, डिले हो जाता है, डिसिप्लिन की कमी होती है। अगर स्पेशलिस्ट के आप ऊपर छोड़ दोगे तो कई बार डिसिप्लिन जो है वो लैप्स हो जाता है, ठीक है ना, एक्सपेंसिव है, क्योंकि स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको हायर करना ये भी बहुत ज़्यादा एक भारी बात है, ठीक है ना। और ग्रुप राइवलरीज, आपस में ईगो क्लैश है, जैसे मैंने बताया ही है। अब इसमें क्या है, इसमें टेलर का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलर ही हैं जिन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में, सबसे पहली बात है, उन्होंने ये बोला था, और उन्होंने कहा था कि जो ये जो स्पेशलाइजेशन है ये ऊपर की तरफ तो हो ही सकता है, मैनेजर लेवल पे आप, या उस पे तो आप जाके किसी स्पेशलिस्ट को कर ही सकते हो, लेकिन शॉप फ्लोर लेवल पे जहाँ पे काम होता है, उन्होंने वहाँ पे भी बोला कि उस जगह पे भी स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, और इसलिए इन्होंने दिया फंक्शनल फोरमैनशिप का जो प्रिंसिपल था, ठीक है। जहाँ पे वो काम करते थे उस कंपनी के अंदर उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट भी किया, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने एक तरीके से 8 बॉसेस उनको बनाया, है ना, 8 बॉसेस, फंक्शनल फोरमैनशिप का सिद्धांत दिया। उसमें उन्होंने क्या किया, जो प्लानिंग जो डिपार्टमेंट था उसमें उन्होंने 3 क्लर्क्स बनाए, मतलब उसमें उन्होंने 3 जो लोग थे वो अपॉइंट कर दिए। पहला था रूट क्लर्क का मतलब है कि रूट टाइम, किस समय पे, मतलब पूरा का पूरा एक तरीके से इटिनरी, कौन सा काम कैसे कहाँ पे किस तरीके से होना है वो सारी की सारी चीज़ें तय करना। इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन देना, एक वो हो गया। एक टाइम एंड कॉस्ट, कितने समय पे कैसा काम होगा, सबसे पहली बात पैसा आएगा कहाँ पे, कैसा खर्चा, कौन सा मटेरियल आ रहा है, वो सब चीज़ें देखना, वो तय करेगा, राइट। इसके बाद उन्होंने बताया फैक्ट्री के अंदर भी उन्होंने 4 लोग लगाए। सबसे पहले गैंग बॉस का मतलब यह है कि जो मशीन्स है और जो मैन है वो बिल्कुल फिट, सही कंडीशन में, मतलब सब हेल्दी, और मशीन्स बिल्कुल फिट होनी चाहिए और हमेशा काम करने के लिए तैयार, है ना, वो उनका काम है, सबकी एक तरह से चेकिंग और सब कुछ ध्यान में रखना। स्पीड बॉस, काम जो है सही टाइम पे होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, टाइम का ध्यान रखना कि कितने समय में कौन है, ये नहीं कि बैठे बातें कर रहे हैं, और मतलब वो स्पीड का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्टर क्या करेगा, जैसे चेकिंग क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, जो सामान जो बना है उसको उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छा है या नहीं है। उसके बाद रिपेयर का काम, मतलब जो मशीन्स हैं, जो टूल्स हैं वो सही कंडीशन में होने चाहिए, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो जाके उनको ठीक कर देना। और फिर इस सब के ऊपर उन्होंने बनाया पूरे काम को करवाने के लिए एक डिसिप्लिनेरियन,
है ना। एक मतलब जो व्यक्ति सारे के सारे को देखेगा, डिसिप्लिन से काम हो रहा है नहीं हो रहा है। ये सब लोग किसको सपोर्ट करेंगे? जो फोरमैन है, राइट। तो अब ये क्या हो गए, ये 8 पोस्ट हो गए जो 4 प्लानिंग से, 4 एग्जीक्यूशन से जो पूरे के पूरे रिलेटेड हैं, है ना। और ये किसे सपोर्ट करेंगे? ये फंक्शनल फोरमैनशिप, मतलब ये फोरमैन जो है उसके साथ में मिलके काम करेंगे, जिससे काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, राइट। अब ये जो फंक्शनल फोरमैनशिप का सिद्धांत है, ये जो है टेलर कॉल्ड दिस सिस्टम स्पेशलिस्ट एडवाइजिंग एंड सपोर्टिंग लाइन पीपल। उन्होंने बोला कि ये जो सिस्टम है ये स्पेशलिस्ट हैं जो कि एडवाइस कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं लाइन को। जैसे कि इसको हम एक अगर बड़े उसमें देखें तो जैसे कि मोदी जी, उनके साथ में वो कहीं जाते हैं तो एनएसए होते हैं, जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं वो होते हैं। और कई बार जिस देश में जा रहे हैं या वहाँ पे क्या स्कोप है इंडस्ट्रीज का, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो साथ में होते हैं। अगर उससे रिलेटेड नहीं है या फिर किसी और की बात है या किसी और फील्ड की बात है तो उस फील्ड से रिलेटेड ऑफिसर्स उनके साथ में होते हैं, उस फील्ड से रिलेटेड मिनिस्टर्स उनके साथ में होते हैं। लेकिन ज़्यादातर एनएसए उनके साथ में रहते हैं। ये क्यों है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वो उनको देते हैं, राइट। तो एक व्यक्ति, लाइन एजेंसी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, उनका काम है पॉलिसी मेकिंग। और पॉलिसी मेकिंग के साथ में फिर ये लोग लगते हैं जो उनको अपने अपने फील्ड से रिलेटेड सलाह देते हैं, करेक्ट। ए फॉरमैन कैन नॉट अलोन परफॉर्म द फंक्शंस असाइन टू द 8 स्पेशलिस्ट। अब ये जो काम है जो टेलर ने बोला, ये काम उसने एक गैंग बॉस बना दिया, स्पीड बॉस बना दिया, राइट, डिसिप्लिनेरियन बना दिया। ये काम उन्होंने एक व्यक्ति के अलग अलग लोगों को डाल दिए, सही है, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और अगर ये काम वो एक ही व्यक्ति से करवाए तो शायद वो इतना अच्छा ना हो पाए। अगर ये बोले कि प्रधानमंत्री जी मैं ही पूरे डिपार्टमेंट को, मैं ही पूरे देश को अकेला चलाऊंगा, कैसे हो पाएगा? उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हुए, उस डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग फिर मिनिस्टर्स जाते हैं, साथ में फिर उसके अलग अलग सेक्रेटरीज, आईएएस ऑफिसर लगते हैं, फिर कुछ जो है उसके नीचे फिर आईएएस लगते हैं, फिर कुछ अलग स्पेशलिस्ट एजेंसीज होती हैं, रेवेन्यू सर्विसेज अलग है, इंजीनियरिंग सर्विसेज अलग है, फॉरेन जो सर्विसेज है वो अलग है। उसी से रिलेटेड, इसी वजह से जो अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्योंकि उनको फॉरेन की बहुत अच्छी नॉलेज थी और वो फॉरेन सर्विसेज में ही थे। और उन्होंने जो उस समय की जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज जी, लेट सुषमा स्वराज जी जो अभी नहीं है, तो उनके साथ में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और इसी वजह से उनके डिमाइस के बाद मोदी जी उनको लेकर आए, जयशंकर प्रसाद जी को, और वो अब देखिए कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं उसमें, राइट। तो ये है फंक्शनल फॉरमैनशिप इन टुडेज वर्ल्ड, इन टुडेज ब्यूरोक्रेसी। और इसी तरह से आप इसको प्राइवेट में भी लागू कर सकते हो, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।